ओके, सो हम लोगों ने 2-3 वीक्स पहले कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शंस को डिस्कस किया था। आज जब हम लोग बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जी ये मेरा ख्याल है मैं जब टैबलेट रखता हूँ ना लैपटॉप के सामने फिर आवाज़ का मसला आता है। अब ठीक है आवाज़? यस सर। ये मेरा ख्याल है मैं इसके स्पीकर के आगे लैपटॉप रख लेता हूँ और टैबलेट रख लेता हूँ, फिर काम खराब होता है। अच्छा, अब तो हमने कुछ लेक्चर्स पहले कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शंस और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। सो उसमें हमने देखा था कि बेसिकली कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन या बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन उन सिस्टम्स पर अप्लाई होती है जिनमें सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है। और उसका उसके लिए उसकी प्रोबेबिलिटी हमने इस फॉर्म में डिस्कस की थी। सो एक्सपोनेंशियल e raised to minus बीटा ei बाई z। सो z हमारे पास पार्टीशन फंक्शन है जिस तरह हमने इसको डिफाइन किया था, सम ओवर ऑल पॉसिबल स्टेट्स, सम ओवर ऑल पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स इस केस में। सो इसी तरीके से हमने कल कुछ सिस्टम देखे थे जिनमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती बल्कि उनमें आप पार्टिकल्स को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो लिहाजा उसके लिए हम फिर एक नया पार्टीशन फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसे ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन कहते हैं। असल में ये है सिर्फ ये है कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन है, लेकिन इसको इसके इसके साथ हम ग्रैंड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी एक्सचेंज हो रहे हैं। तो सिर्फ एक नई टर्म है, बाकी इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। सो इसमें आपने उसी तरीके से अपने एक्सपोनेंशियल के अंदर, सो मैं यहाँ पर अगर एक्सपोनेंशियल लिखूँ, आपका एक्सपोनेंशियल असल में ये है बीटा ई आई। सो बीटा तो एक जनरल कांस्टेंट फैक्टर, इस तरीके से आप इसमें एक और फैक्टर मल्टीप्लिकेटिवली ऐड कर देते हैं जिसको आप बीटा म्यू एन का नाम देते हैं। सो ये आपके पास अब ये जो एक्सपोनेंशियल का फैक्टर ये बेसिकली नंबर ऑफ ये पार्टिकल्स एक्सचेंज की प्रोबेबिलिटी आपको बता रहा है। सो अब आपके पास ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन इस फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पर जो ये सम ओवर ऑल स्टेट्स हैं। अब इन स्टेट्स में आपके पास हमने दोनों कंडीशन को जहन में रखना है, एक तो एनर्जी एक्सचेंज की कंडीशंस को भी और दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सचेंज की कंडीशंस को भी। सो लेट्स से सम ओवर ऑल पॉसिबल स्टेट्स हैं जिनमें नंबर स्टेट्स भी हैं और जिनमें एनर्जी स्टेट्स भी शामिल हैं। अच्छा, इसी तरीके से जिस तरह हमने पार्टीशन फंक्शंस कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन के लिए रिलेशंस कैलकुलेट किए थे, हमने वहाँ पर देखा था कि हम तमाम थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स को जो एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं या फंक्शन ऑफ स्टेट्स हैं उन सबको हम पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो मैंने आप लोगों को कुछ कैलकुलेट भी करके दिखाए थे। सो बिल्कुल उसी प्रोसेस पे हमने यहाँ पर भी कुछ फंक्शंस कैलकुलेट किए हुए। जिस तरह अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं, सो आप प्रोबेबिलिटी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सम कर लेंगे तमाम स्टेट्स के ऊपर। सो देन आप इस प्रोबेबिलिटी इसका डेरिवेटिव ले लें और जिस तरीके से हम ये काम करते हैं तो आपके पास एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। ये डेरिवेशन आप एज होमवर्क कर लें या इसको एज प्रैक्टिस कर लें क्योंकि मैंने आपको करवाई हुई है। टॉपिक 22 में नहीं है और 29 में भी नहीं है। ये मैं भी बता देता हूँ, आपको ये कहाँ से है। या है मेरे ख्याल में ये है 21 या 22 में है। बारली में लेक्चर के बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 22 सर 21 आपने कहा था कि है ही नहीं। हाँ, मैं अभी देख के बता देता हूँ कि किस चैप्टर में से टॉपिक्स। 47 है सर जी। अब मुझे अभी याद नहीं, लेकिन मैं आकर लास्ट में बता देता हूँ कि कहाँ से हैं। ठीक है, सो बहरहाल हमें ये पता है कि हमने ये रिलेशंस किस तरीके से ड्राइव करने हैं। जिस तरीके से मैंने आपको कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन के लिए बताया तो उसी तरीके से आप ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन के लिए भी कर सकते हैं। सो आपने जब वो सारी कैलकुलेशन कर लेंगे जो हमने लेक्चर नंबर 14 में की थी, तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए ये फंक्शन बन जाएगा। सिमिलरली अगर आपने इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है तो आपको तमाम पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स के ऊपर सम करना होगा। सर यहाँ पे केमिकल पार्टीशन लिखा हुआ है, केमिकल पोटेंशियल। हाँ, ये उसी चैप्टर में से है। ये मैं आकर बता दूंगा कि किस चैप्टर में से चीज़ें हैं। फिलहाल वो इतना अहम नहीं है कि हम किस चैप्टर में से चीज़ें कर रहे हैं। ये बार मैं बता दूंगा ब्लेंडर के किस चैप्टर में से हैं। सो ये सेम प्रोसेस है, उसी तरीके से आप एनर्जी को पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये रिलेशन वही है, सिर्फ आपने यहाँ पर म्यू एन का फैक्टर ऐड कर दिया। सेम केस एंट्रोपी के लिए आप एंट्रोपी का रिलेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, जब आप एंट्रोपी का रिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बनती है।
अच्छा, अब इस फॉर्म को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप इस टी को इधर मल्टीप्लाई कर दें, सो टी एस आगे ऊपर वाला सारा फैक्टर वैसे ही है। यहाँ पर माइनस के बी टी लॉग जी को एज इट इज़ रहने दें। सो बाकी फैक्टर्स को अरेंज कर लें, इसको रीअरेंज करके आपके पास ये एक फॉर्म बन गई। अब ये जो एक यहाँ पर एक राइट हैंड साइड पे जो एक नया कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये असल में आपके पास सारे के सारे एक्सटेंसिव वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें अगर आप सिर्फ यू माइनस टी एस को ध्यान में रखें, तो ये हम लोग पहले हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन के फॉर्म में पढ़ चुके हैं, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। लेकिन इसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर ये भी ऐड कर दूँ म्यू एन बी, तो फिर हम इसको एफ नहीं कहेंगे, अब हम इसको फाइव जी का नाम देंगे। इस फाइव जी को ग्रैंड पोटेंशियल कहा जाता है। तो ये बेसिकली है हेल्महोल्ट्ज़ पोटेंशियल, लेकिन अब हमने इसमें पार्टिकल एक्सचेंज को भी कंसिडर कर लिया, अकोमोडेट कर लिया। तो लिहाजा आप इस चीज़ को, अब हमने एक नए एक्सटेंसिव वेरिएबल का नाम दे दिया है, सो एक नए पोटेंशियल का नाम दे दिया जिसे हम ग्रैंड पोटेंशियल कह रहे हैं। सो के बी टी का हम 1 ओवर बीटा लिख सकते हैं, और ये चीज़ फाइव जी के बराबर आ गई। तो यहाँ पर आप पार्टीशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्रैंड पोटेंशियल की फॉर्म में। यहाँ तक क्लियर है? ये हमने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ये सर मैथमेटिक्स है, ये हमने पहले की हुई है, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है। अच्छा, अभी हमने ये बात नहीं की कि ये ग्रैंड पोटेंशियल होता है कि अभी हम इसको डिफाइन करेंगे, अभी हमने इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस नहीं की है। हाँ जी काशिफ। कुछ नहीं सर, मैं कह रहा था कि वो मैं नेचुरल लॉ को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड पे एक्सपोनेंशियल लिया था। हाँ बिल्कुल, तो पहले बीटा से मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसको कैंसिल करने के लिए एक्सपोनेंशियल ले लें, क्योंकि नेचुरल लॉ की बेस यही होती है। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखना है अपनी कैलकुलेशन करते वक्त, ये लॉग नहीं कहीं पर लिखना, हमेशा हम एल यूज़ करते हैं। इसकी जो बेस है, इसकी बेस 10 होती है, इसकी जो बेस है, इसकी बेस ई होती है। सो आमतौर पर जब आप ये चीज़ लिखते हैं, तो ये चीज़ भी असल में ये लॉग ऑफ एक्स के बराबर नहीं होती, जैसे में नेचुरल लॉग एक्स के बराबर होती है। ऑल्दो देयर कुछ थ्योरम्स ऐसे हैं जिनके जरिए हम कह सकते हैं किसी सर्टन लिमिट्स के अंदर आप इनको बराबर एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल ये रिलेशन ट्रू नहीं है। सो ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स नहीं होती, इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है। क्योंकि अगर ये चीज़ ऐसे लिखी होती ना, log of z इज इक्वल टू, सो लेट्स सपोज 5g होता, तो फिर मैं इसको ऐसे लिखता z इज इक्वल टू 10 raised to power 5g। क्लियर? जी सर जी। तो ये काफ़ी अहम पॉइंट है, खास तौर पर जब आप न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन्स कर रहे हो, फिर ये चीज़ काफ़ी बड़ी एरर्स क्रिएट करती है। सो अगर कभी आप इसको कंपटीशनली सॉल्व कर रहे हो सिस्टम को, सो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है, इवन कि MMP वगैरह के अंदर भी। अच्छा, अभी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है कि यू माइनस टी एस माइनस म्यू एन 5g के बराबर है। हमें पता है कि ये जो चीज़ है ये आपके पास f के बराबर है। सो इसका डिफरेंशियल ले लें, सो डी एफ इज इक्वल टू माइनस म्यू एन माइनस म्यू डी एन माइनस एन डी म्यू, और डी एफ हम इसकी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं यू माइनस टी एस से। डी एफ की ये वैल्यू होती है कि ये हमने फाइंड की हुई है, ये आपको पता है कि ये कैसे कैलकुलेट करनी है। आप यू की वैल्यू इंसर्ट करें जी। अब वो जो हमने पढ़ा था जी ये हाँ वैल्यूज का, ये हाँ, डीएफ और ये वैल्यू कहाँ से आई है? ये इसका डिफरेंशियल है, इस इक्वेशन का आपने डिफरेंशियल लेंगे। तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल लूँ तो ये बनेगा डी एफ माइनस म्यू एन। सो डी एफ बेसिकली आपने ये कैलकुलेट करना है, डी एफ माइनस, सो डी एफ एज इट इज आ गया, इस पर प्रोडक्ट अप्लाई करें, म्यू कांस्टेंट डी एन माइनस एन वैसी, और डी म्यू आ गया। ये समझ आ गया, मैं यहाँ से पूछ रही हूँ माइनस पी डी बी, ये वो आपने वाला करवाया था इसे। हाँ, ये हमने इसका रिलेशन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि हमने एफ को लिखा था, ये हमने कल मेरे ख्याल में रिलेशन कल के लेक्चर में हमने इसको डिराइव किया था, मुझे भी याद नहीं कि इसका एक्सप्रेशन क्या था। लेट मी सी, एक मिनट, इसका एक्सप्रेशन हमने आई थिंक u प्लस पी माइनस टी एस की फॉर्म में था, देख लेते हैं।
माइनस टी एस है। u माइनस टी एस तो है, इसको हमने पीडीवी की फॉर्म में किस तरीके से लिखा था वो हम देख लेते हैं। तब वो जब हमने गिब्स का हाँ शायद मैं एक तो सर मैं यहाँ पर ना एक दफ़ा देख के उसको लिख देता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए। जस्ट अ मिनट। अच्छा ये चीज़ हमने इस तरीके से कैलकुलेट की थी, इसको मैं कहाँ पर लिखूँ? अच्छा इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा और आगे हम f को लिखते हैं, f इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। सो डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करें, टी डी एस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? सो ये पता है। हाँ तो ये हमने ड्राइव की थी, आपने असाइनमेंट भी दी। हाँ जी, तो ये हमने कल भी किया था मेरे ख्याल में। तो यहाँ पर ये वाला टी डी एस इस टी डी एस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस पी डी भी आ गया, ये माइनस एस टी टी आ गया और ये म्यू डी एन आ गया, ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर? और ये दोनों फैक्टर्स तो एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिए हमने। अच्छा तो सारा काम करने के बाद फाइनल रिजल्ट क्या आया आपके पास? आपने डिफरेंशियल ग्रेड पोटेंशियल का डिफाइन कर दिया है। जब आप एक दफ़ा डिफरेंशियल डिफाइन कर लेते हैं तो थ्योरम ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स के अकॉर्डिंग आप इनमें से किसी भी एक्सटेंसिव वेरिएबल को यानी टी वी और म्यू को, सॉरी आप एस पी और एन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5G की फॉर्म में। सो यहाँ पर हमने सिंपली उनको एग्जैक्ट डिफरेंशियल के थ्रू डिस्कस किया। एस आपके पास बराबर आ जाएगा 5G ओवर टी, उसमें वी और म्यू कांस्टेंट होंगे, इसी तरीके से बाकी तीनों इक्वेशंस आपने लिख ली है। क्लियर? सो असल में आपने एंट्रोपी को डिफाइन कर लिया है केमिकल ग्रैंड पोटेंशियल की फॉर्म में। सो इस यहाँ पर बस वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल कांस्टेंट है, इन सेंस सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। सो लेट्स सपोज अगर कोई सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इसको 1 कह रहे हैं, इसको 2 कह रहे हैं, इसको इसमें पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ तक, इसमें पार्टिकल्स एक्सचेंज नहीं हो रहे लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, डी यू एक्सचेंज हो रही है। आपने इसकी एंट्रोपी फाइंड करनी है लेकिन इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल। तो इस सूरत में फिर आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो उसको सिर्फ रिप्रेजेंट करने के एक और तरीके हैं एंट्रोपी को। क्लियर? तो इसी तरीके से आप प्रेशर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारे रिलेशन का मकसद सिर्फ ये है कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते वक्त हम लोगों को मुख्तलिफ तरह की कंडीशंस अवेलेबल होती हैं। सो ये मुख्तलिफ थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं उन कंडीशंस में काम करने के। जी 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 काशिफ। सो हमारा लास्ट टॉपिक इसमें ये है कि हमने केमिकल पोटेंशियल को से एक स्टेटमेंट है कि केमिकल पोटेंशियल असल में गिब्स फंक्शन पर पार्टिकल के बराबर होता है। सो ये हम किस तरीके से शो कर सकते हैं? जी जी काशिफ। सर जी ये 7, 8 और 9 एक दफा दोबारा बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ये आपको याद होगा कि अगर आपके पास कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल गिवन हो, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, आपको याद होगा कि अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो
इसका मतलब होता है कि ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो लेकिन चूंकि फाइव की आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो आप इनमें से किसी भी वेरिएबल को चेंज इन फाइव की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने एस को रिप्रेजेंट करना है तो बेसिकली डी फाइव जी, उसमें ये दोनों कांस्टेंट ट्रीट होंगे। जब ये दोनों कांस्टेंट होंगे ट्रीट, तो इसका मतलब ये है कि डी म्यू भी जीरो हो गया, डी वी भी जीरो हो गया। तो आपके पास इक्वेशन सिर्फ ये बनी, डी फाइव इज इक्वल टू माइनस एस डी टी। क्योंकि बहुत सारे तो हम इसको बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। सो ये आपके पास बन गया एस इज इक्वल टू माइनस पार्शियल फाइव ओवर पार्शियल टी। कांस्टेंट आपने किस किस को रखा था, वी को और म्यू को। तो इस तरीके से हम रिलेशन ड्राइव करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप प्रेशर के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। उसमें आपके पास डी टी और म्यू के डिफरेंशियल जीरो हो जाएंगे। ये मेरे ख्याल में हमारा पहला ये दूसरा लेक्चर था इस कोर्स का। ओके, सो अब हमने डिस्कस कर जी 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 काशिफ जी सती मैंने कहा पता गया। ठीक है। अच्छा, अब हम केमिकल पोटेंशियल को गिब्स फंक्शन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने कल इस चीज़ को डिफाइन किया था, डी एस इज इक्वल टू डी यू बाई टी प्लस पी डी वी बाई टी माइनस म्यू डी एन बाई टी। यहाँ से सारे डिफरेंशियल्स खत्म कर दें। ऑल तो इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी डिटेल्ड है, लेकिन मैंने इसमें से इसकी एक्चुअल डेरिवेशन स्किप कर दी है, तो हम इसको एक इनडायरेक्ट वे से कर रहे हैं, एक ट्रिक अप्लाई करके सिर्फ। अगर आप इसको बुक में से देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पर कुछ स्केलिंग फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए होंगे। सो यू इज इक्वल टू लैम्डा यू, वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, और एन इज इक्वल टू लैम्डा एन, और एस इज इक्वल टू लैम्डा एस। सो बेसिकली देन आखिर में वो जाकर फिर लैम्डा को सेट कर देते हैं 1 के बराबर। आपकी बुक में इसको इस तरीके से किया हुआ, लेकिन हमें ये कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस रिलेशन को लिखें और एज्यूम कर लें कि चेंज बहुत स्मॉल है। अगर चेंज बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी तो बेसिकली ये चीज़ इसके बराबर होगी, वो चेंज आई नहीं डी सिस्टम में। सॉरी ये चीज़ हाँ ठीक है, ये चीज़ इसके बराबर होगी। तो आप इनको डिफरेंशियल ख़त्म करके लिख लें, दैन इसको टी से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये चीज़ बन गई। अब ये जो एक पूरी इक्वेशन है, ये आपको पता है कि जी के बराबर होती है, गिब्स फंक्शन। सो यहाँ पर आपके पास न्यू एन आ रहा है, सो लिहाजा म्यू इज इक्वल टू जी बाय एन के बराबर है। सो यानी कि केमिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू गिब्स फंक्शन पर पार्टिकल। सो ये केमिकल पोटेंशियल की एक और डेफिनेशन है। ये आप इसको बहुत इजीली फिजिकली जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि गिब्स फंक्शन हमारे पास सिस्टम की अवेलेबल एनर्जी होती है जो वो वर्क डन करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा आपके बेसिकली सिस्टम उतना ज़्यादा वर्क डन कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास उतनी ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल एनर्जी है। और तो इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम का केमिकल पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि वो ज़्यादा वर्क डन कर रहे हैं। जितने कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा केमिकल पोटेंशियल होगा सिस्टम के पास। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? इसको देख लें, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जी कोई क्वेश्चन? नो सर। काफ़ी है या कुछ और चीज़ें यहाँ कर लें? अच्छा, सो अब आपको ब्लेंडर की बुक शो हो रही है? नो सर। ओके ठीक है, मैं अब आपके साथ ब्लेंडर की बुक शेयर करता हूँ।
ओके, सो ये हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। कल भी हमने चैप्टर नंबर 21 ही डिस्कस किया था। सो कल हमने आर्टिकल नंबर 22.1 डिस्कस किया था और 22.2 ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैंने कल आपको करवाई थी। ये दोनों केसेस भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये एग्जांपल आप लोगों ने खुद करनी है 20.1। सो आज हम लोगों ने ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन को डिस्कस किया, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ से मैंने स्किप कर दी हैं। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन से, इस इक्वेशन से। सो मैं ये इसको हम ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल कहते हैं। सो अगर आप यहाँ पर म्यू को 0 कर देंगे तो ये कैनोनिकल एंसेंबल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि सिंपली बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास। सो ये हमने वो पार्टीशन फंक्शन लिखा था, देन ये सम ओवर ऑल पॉसिबल स्टेट्स हैं और ये एक्सप्रेशन है कुछ, ये आपने ड्राइव करने हैं, ये जो मैंने अभी आपको देख शो करवाए हैं। अच्छा, इसको रहने दें, आप बल्कि ये पढ़ लीजिएगा। ये रिलेशन मैं आपको ड्राइव करवा चुका हूँ। ये रिलेशन हमने लास्ट वीक ड्राइव कर लिया था और हमारा लास्ट टॉपिक था ये ग्रैंड पोटेंशियल 22.4। सो ये 3 रिलेशन हमने ड्राइव की। ये इक्वेशन आप, ये एग्जांपल आपने कर लेनी है। इसे सिंपल फार्मूलाज के डेरिवेटिव्स लेने हैं, इनमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको पोटेंशियल आपको आपको कोई पोटेंशियल गिवन होगा, आपने इसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव्स लेके पी और एन फाइंड कर लेना है। जैसे इसका डेरिवेटिव वी के लिहाज से लें, इसमें वी इंसर्ट कर लें फाई जी की एक फॉर्म। ये भी मैं बताता हूँ कि कैसे ये हम ड्राइव करते हैं। तो बारली एक्सप्रेशन आती है आपके पास। अच्छा, यहाँ पर आपने ना ये सारा कुछ नहीं करना, ये हमारा आखिरी टॉपिक था जो भी हम कर रहे थे। आपने इसको स्टार्ट करना है यहाँ से, वी हैव दैट से। सो ये वही एक्सप्रेशन है जो हमने कल यूज़ किया था। ये रहने दें कि इसको स्केलिंग कैसे की है। अगर करना चाहें तो कर लें, वैसे इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है अगर आप स्केलिंग करना चाहते हैं। बहरहाल वो सारा काम करने के बाद ये एक्सप्रेशन है जो हमने कैलकुलेट किया है, फाई इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू जी बाई एन। अच्छा, इसके अलावा आप इसको माइनस पी वी की फॉर्म में भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। सो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। आप इसको, इन्होंने यहाँ पर हेड्स भी दिए हुए हैं, आप इसको दोबारा यू माइनस टी एस की फॉर्म में लिखें और देन इसके ऊपर कुछ एक्सप्रेशन अप्लाई करें तो आप बहुत इजीली शो कर सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू माइनस पी वी। तो बेसिकली नेगेटिव वर्क डन के बराबर होता है। बस यहाँ तक आपने इस चैप्टर को कवर करना है, अगले टॉपिक्स नहीं करने। ये पार्टिकल नंबर कंजर्वेशन लॉज भी छोड़ दें, मैनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स भी स्किप कर दें, ये भी रहने दें, केमिकल रिएक्शंस, ये आगे कुछ भी नहीं करना आपने इस चैप्टर में। ऑस्मोसिस भी नहीं डिस्कस करना है। एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं? 22.1, 20, इसको रहने दें 20, ये मैंने लिखी होंगी एक्सरसाइज, जस्ट अ मिनट। अच्छा, मैंने नहीं लिखी। अच्छा, इसमें रीडिंग असाइनमेंट्स हैं सच 2 आर्टिकल्स की, मुझे अब याद आया। आपने 22.6 और 22.7 रीडिंग असाइनमेंट के तौर पे करना है सच। हाँ सॉरी, ये आर्टिकल स्किप नहीं है, ये रीडिंग असाइनमेंट के तौर पे करना है। अगर इसमें कोई चीज़ ना समझ आए तो कल फिर मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। पार्टिकल नंबर कंजर्वेशन लॉस और मैनी पार्टिकल कुछ भी नहीं है, इनको हमने सिर्फ सम किया हुआ है ith पार्टिकल के ऊपर, और सारे एक्सप्रेशन वैसे ही हैं। हाँ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल नंबर कंजर्वेशन लॉस, इसको एक दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा। ये ना समझ आए तो कल मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी टॉपिक्स आपने नहीं करने इसमें। जहाँ तक प्रॉब्लम्स का ताल्लुक है, हम कह रहे थे कि हमने 22.1 करनी है। 22.2 the fugacity is defined as using show that, नहीं इसको रहने दें, 22.3 भी रहने दें, 22.4 कर लीजिएगा। और आपने कौन सी करनी है?
हाँ बस इसमें से यही 2 प्रॉब्लम्स है करने वाली। सो इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ।